Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. आज हम इंटरव्यू चैप्टर की लास्ट वीडियो करने जा रहे हैं। एक अन्य प्रसिद्ध नाटककार, ये हिंदी में गलत लिख दिया, नाटककार लिख दिया, नाटककार और नॉवलिस्ट ने इंटरव्यू को ऐसे डिस्क्राइब किया जैसे कि वो उसकी विंड पाइप पर थंब प्रिंट्स हैं, यानी जहाँ से हम सांस लेते हैं वहाँ पर कोई जैसे अंगूठे के निशान हैं। सॉल बेलो, अनदर फेमस प्ले राइट होता है नाटककार जो नाटक लिखता है, एज sorry as well as a novelist, described interviews as being like thumbprints on his windpipe. मतलब उन्हें ऐसा लगता था मानो कोई उनका गला घोंटने की कोशिश कर रहा हो। ही फेल्ट एज इफ मानो somebody was trying to suffocate him. फिर भी इन सब दोषों के बावजूद इंटरव्यू बहुत शक्तिशाली माध्यम है बातचीत का। Yet despite all these drawbacks, दोष, कमी, an interview is a very powerful and strong medium of conversation. यह हमारे समकालीन लोग, समकालीन मतलब जिस काल में हम पैदा हुए तो उस काल के जो लोग हैं वो हमारे समकालीन हैं। यह हमारे समकालीन लोगों के बारे में हमें इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग खबरें सप्लाई करता है इंटरव्यू। It supplies us the important and interesting news about our contemporaries. MP मुकुंद पद्मनाभन, मैंने बार बार नाम को पूरा नहीं लिखा, जो हिंदू के वो थे जर्नलिस्ट। MP हिंदू अखबार से इटली के एक फ़िलोसोफ़र नॉवलिस्ट उम्बर्टो इको, अब इसको कैसे याद रखोगे, ये एक इटालियन नाम है। अब जैसे हम हिंदी कहते हैं ना उम्बर्तो, उमर मतलब आयु, उम्बर्तो, तो ये उम्बर्टो इको का इंटरव्यू लेते हैं। मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू takes the interview of an Italian philosopher and novelist Umberto Eco. वह इको या एको जैसे भी आप पढ़ना चाहें, वह एक प्रोलिफिक राइटर है। प्रोलिफिक राइटर उसको बोलते हैं जिसने बहुत कुछ लिखा हो। तो वह एक प्रोलिफिक राइटर हैं जिन्होंने लिटरेरी फिक्शन, यानी फिक्शन होती है जैसे काल्पनिक स्टोरीज़, एकेडमिक टेक्स्ट होती हैं जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई लिखाई से संबंधित होती हैं, चिल्ड्रंस बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आदि लिखा है। He is a prolific writer who has written literary fiction, academic texts, children's books, newspaper articles, etc. उनकी फेमस बुक द नेम ऑफ द रोज़ की 10 मिलियन से ज़्यादा किताबें बिक गई और इसने उन्हें एक इंटेलेक्चुअल सुपरस्टार बना दिया, यानी बौद्धिक बुद्धि का सुपरस्टार बना दिया। हिज फेमस बुक द नेम ऑफ द रोज़ सोल्ड का मतलब बेचना भी होता है, बिकना भी होता है, सोल्ड 10 मिलियन कॉपीज़ एंड इट मेड हिम एन इंटेलेक्चुअल सुपरस्टार। मुकुंद पद्मनाभन उनसे पूछते हैं कि वे कैसे इतनी सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो मुकुंद पद्मनाभन आस्क्स हिम हाउ ही मैनेजेस टू डू सो मैनी थिंग्स। उम्बर्टो कहते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो मतलब बहुत सारी चीज़ें करते हैं अलग अलग, पर उन्हें खुद को लगता है कि वे एक ही चीज़ कर रहे हैं, मतलब सेम थिंग कर रहे हैं। सो उम्बर्टो सेज दैट द पीपल मे थिंक लाइक दिस बट ही हिमसेल्फ थिंक्स दैट ही इज़ ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। यानी भले ही वो स्कूल की किताबें लिख रहे हों या नॉवल लिख रहे हों या सिमियोटिक्स पर उन्होंने लिखा, मतलब जो सिंबल्स होते हैं जो लिखने और बोलने में यूज़ होते हैं, मतलब चाहे वो किसी टेक्निकल सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं, नॉवल लिख रहे हैं, उनको लगता था वो तो सेम ही काम कर रहे हैं। वह कहते हैं कि उनके कुछ फ़िलोसफिकल इंटरेस्ट्स हैं
और वे इन्हीं इंटरेस्ट्स को अलग अलग तरीके से अपने एकेडमिक वर्क यानी स्कूल शिक्षा से संबंधित रचनाओं में, नॉवेल्स और यहाँ तक कि बच्चों की किताबों में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि यह फिलॉसफी एक यूनिवर्सल अपील रखती है. He says that he has some philosophical interests which he uses differently in his academic work, in novels, and even in his children's books, because his philosophy has a universal appeal. यूनिवर्सल अपील का मतलब वो हर किसी चीज़ में लागू होती है. जैसे अगर हमने एक ही बात को कहना है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो हम उसको लाइक नावल में, बच्चों की किताबों में ये चीज़ ऐसी है जिसको आप हर जगह पर शामिल कर सकते हैं. तो जो उनकी अपनी सोच थी तो वो ऐसी थी कि मतलब जो उनकी हर तरह की रचनाओं में शामिल की जा सकती थी. वह कहते हैं कि इस यूनिवर्स में बहुत सा खाली स्पेस है, खाली जगह है, जिसे यदि हटा दिया जाए तो यह यूनिवर्स घटकर छोटा होकर एक मुट्ठी के साइज़ का हो सकता है. He says there is a lot of empty space in this universe which, if reduced, can reduce the size of the universe to the size of a fist. fist होती है मुट्ठी. ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी खाली समय के रूप में बहुत सारा खाली स्पेस है, जिसे उम्बर्टो अपने राइटिंग इंटरेस्ट को पूरा करके ख़त्म कर देते हैं. सिमिलरली वी हैव एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइव्स in the form of free time, which Umberto finishes by fulfilling his interest in writing. यानी जो बीच बीच में दो कामों के बीच में जो उनको खाली वक्त मिलता है तो उसको वो बेकार नहीं करते, उसको वो यूज़ करते हैं. तो उसी दौरान वो अपना राइटिंग का शौक़ पूरा कर लेते हैं. जब मुकुंद उनसे पूछते हैं कि वे अपने शिक्षा संबंधी रचनाओं में एक प्लेफुल यानी खेल जैसा और इनफॉर्मल स्टाइल, मतलब जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं, ऐसा लगता है जैसे हम बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल स्टाइल कैसे ले आते हैं, यह क्योंकि यह नॉर्मली डीपर्सनलाइज्ड और अक्सर रूखे और बोरिंग होते हैं. When Mukund asks him how he manages to have a playful and informal style in his academic works, which are normally depersonalized and often भी बोलते हैं boring and dry. जैसे स्कूल की किताबें होती हैं, उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना जिसमें लाइक मान लिया हम चापलूसी के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, तो एक जनरल सा टॉपिक बना दिया जाता है कि चापलूसी एक कला है जिसमें कुछ लोग माहिर होते हैं, कुछ लोगों पर इसका, तो ये बड़ा डीपर्सनलाइज है, मतलब इसमें कुछ पर्सनल टच नहीं है, प्लेफुलनेस नहीं है, ये बड़ा रूखा और बोरिंग है. और अगर इसी चीज़ को ऐसे लिखा जाए कि राइटर कहता है कि मैंने बस में देखा दो पैसेंजर्स बैठे थे तो एक दूसरे की चापलूसी करके उसे खुश करने की कोशिश, तो वो एक पर्सनलाइज्ड हो जाता है, मतलब उसमें राइटर भी आ गया और कुछ लोगों की बातचीत, तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है. और अगर उसको जस्ट कि हम डिस्क्राइब करें किसी चीज़ को तो वो रूखा और बोरिंग हो जाता है. तो मतलब उसको इंटरेस्टिंग तरीके से भी किया जा सकता है. उम्बर्तो जवाब देते हैं कि जब उन्होंने अपनी पहली थीसिस, जो ये पीएचडी करने के लिए थीसिस देनी पड़ती है, थीसिस इटली में प्रेजेंट की थी, तो एक प्रोफेसर ने कहा था कि उनका स्टाइल अनकन्वेंशनल है, मतलब पारंपरिक से हटकर, रूटीन से हटकर. Umberto replies that when he presented his first dissertation, का मतलब ये होता है जैसे कोई थीसिस, किसी टॉपिक पर एसे या थीसिस कह सकते हो, dissertation in Italy, one of the professors said that
His style was unconventional and different from the usual style. मतलब आम स्टाइल से भिन्न। आम स्टाइल क्या था कि जिसमें कुछ झूठे पूर्व अनुमानों को लेकर ठीक किया जाता है और अंत में निष्कर्ष दिया जाता है। यानी जब कोई लोग थीसिस लिखते थे तो पहले इमेजिन करते थे कि ये गड़बड़ है, फिर उसको कैसे ठीक किया जाए, फिर उस वो अपना निचोड़ देते थे, मतलब नतीजा देते थे कि इससे क्या नतीजा निकलता है। So he professor said that his style was unconventional and different from the usual style in which some false hypotheses यानी कल्पनाएं, काल्पनिक situations were made and then they were corrected। यानी कुछ काल्पनिक थियर मतलब परिस्थितियाँ, स्थितियाँ, थियरीज ली जाती थी एंड देन दे वर करेक्टेड। फिर उनको मतलब वो झूठी कल्पनाएं होती थी, फिर उनको ठीक किया जाता था एंड इन द एंड और अंत में अ कंक्लूजन वॉज गिवन, एक निष्कर्ष दिया जाता था। उम्बर्टो ने अपनी रिसर्च की असली कहानी ट्रायल्स एंड एरर्स समेत लिखी थी। जो उम्बर्टो थे उन्होंने अपनी थीसिस में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि झूठी काल्पनिक परिस्थितियाँ, फिर उसको कैसे ठीक किया जाए, फिर उसका नतीजा क्या है। उम्बर्टो हैड रिटन द एक्चुअल स्टोरी ऑफ हिज रिसर्च। उन्होंने अपनी रिसर्च की असली कहानी लिखी, इंक्लूडिंग ऑल दी ट्रायल्स एंड एरर्स, मतलब जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और जो जो गलतियाँ आई वो सबको उन्होंने वैसे का वैसे ही लिख दिया। लेकिन फिर भी प्रोफेसर ने उसकी कद्र की और उसकी थीसिस को किताब में छपने की इजाज़त दी। मतलब कोई एक लीक से हटकर कुछ कर रहा है तो पहले तो उसको लोग ही बहुत कम एक्सेप्ट करते हैं। तो उनके प्रोफेसर ने माना कि उनका तरीका कुछ अलग था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी कद्र की। जैसे जिस व्यक्ति ने सबसे पहले कहा था कि धरती गोल है तो लोगों ने उसे पागल कहा, उसे बहुत मारा, क्योंकि बाकी लोगों के पास उतनी नॉलेज नहीं थी, उसके पास एक साइंटिफिक दिमाग था तो उन्होंने किसी तरह पता लगा लिया। तो ऐसे ही प्रोफेसर ने भी उसकी उनकी थीसिस की कद्र की। बट स्टिल द प्रोफेसर अप्रिशिएटेड इट एंड अलाउड हिज थीसिस टू बी पब्लिश्ड एज अ बुक। उम्बर्तो समझ गए कि शिक्षा संबंधी किताबें कथा कहानी रूप में लिखी जानी चाहिए, जो कि उन्हें इंटरेस्टिंग बनाता है। उम्बर्तो अंडरस्टूड दैट द स्कॉलरली बुक्स यानी स्कूल वगैरह की पढ़ाई से संबंधित किताबें शुड बी रिटन इन नैरेटिव फॉर्म, मतलब बच्चों को ये लगे कि जैसे उन्हें कोई कहानी सुना रहा है, उन्हें पता ही ना चले कि वो मतलब लेसन पढ़ रहे हैं। मैंने एक मैगज़ीन रीडर्स डाइजेस्ट में एक बार पढ़ा था कि एक स्टूडेंट लिखता अपना एक्सपीरियंस कि उनके एक टीचर आते थे हिस्ट्री के, आई डोंट रिमेंबर वो एग्जैक्टली कौन सा सब्जेक्ट था। तो वो कहते हैं कि वो टीचर ने कभी हमसे क्लास में आकर किताब खुलवाई ही नहीं, हम लोग बस सारा क्लास में हंसते मजाक होते रहते थे, तो पूरा साल हमने किताब नहीं खोली। तो जब एग्ज़ाम आ गए तो हमको टेंशन होने लगी कि टीचर ने तो सारा साल किताब भी नहीं खुलवाई, तो अब हम कैसे करेंगे। तो वो कहते हैं कि जब हम एग्ज़ाम मतलब की तैयारी करने लगे तो हमको पता चला कि हमको तो सब कुछ आता था। यानी टीचर ने उनको इस तरीके से पढ़ाया कि उनको पता ही नहीं चला कि उनको पढ़ा दिया गया। तो यही फ़िलॉसफी उम्बर्तो की थी कि उम्बर्तो अंडरस्टूड दैट द स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन इन नैरेटिव फॉर्म विच मेक्स दैम इंटरेस्टिंग। नॉवेल्स जिन्हें उन्होंने ऐसे ही बाई चांस लिखना शुरू कर दिया था, उनकी इस नरेशन यानी कथा सुनाने की रुचि को संतुष्ट करते थे। नॉवेल्स विच ही हैड स्टार्टेड राइटिंग बाय एक्सीडेंट, मतलब बाई चांस ही, सेटिस्फाइड हिज टेस्ट, नॉवेल्स सेटिस्फाइड हिज टेस्ट फॉर नरेशन। नरेशन मतलब कथा कहानी सुनाने का जो उनका रुचि थी उसको वो नॉवेल संतुष्ट करते थे। मुकुंद ने अगला प्रश्न किया कि 40 रचनाओं के साथ एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री होने और सेमियोटिक्स पर एक महत्वपूर्ण किताब लिखने के बावजूद भी वे एक फेमस नॉवलिस्ट के रूप में ही क्यों ज़्यादा लोकप्रिय थे। यानी इतने सारे काम करने के बाद भी लोग उनको नॉवलिस्ट के रूप में ज़्यादा क्यों जानते थे। मुकुंद आस्क्ड हिम द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग a well-known academic,
with 40 वर्क्स टू हिज क्रेडिट, वर्क्स मतलब रचनाएं, विद 40 वर्क्स टू हिज क्रेडिट मतलब जिसके लिए उनको श्रेय जाता है, एंड राइटिंग। अब यहाँ पर एंड के बाद राइटिंग क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों इंस्पाइट ऑफ से जुड़ा हुआ है, इंस्पाइट ऑफ राइटिंग, तो इसलिए राइटिंग है। एंड राइटिंग एन इम्पॉर्टेंट बुक ऑन सेमियोटिक्स होता है साइंस एंड सिम्बल्स, यानी चिन्ह जो कि लिखने या बोलने में यूज़ होते हैं। सो वाई ही वॉज मोर पॉपुलर एज अ नॉवलिस्ट। जवाब में उम्बर्तो ने कहा कि वह बेसिकली तो अपने आप को यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर ही समझते हैं। इन रिप्लाई उम्बर्तो सैड दैट बेसिकली ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। नॉवल तो वो संडेज को लिखते थे, यानी फुर्सत में ऐसे ही, मतलब नॉवेल्स को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। नॉवल तो वे सॉरी, क्योंकि वे नॉवेल्स की मदद से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते थे। नॉवेल्स ही वुड राइट ऑन संडेज बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दोज नॉवेल्स ही कुड रीच मोर रीडर्स, क्योंकि नॉवल पढ़ना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। सेमियोटिक्स जैसे विषय पर किताबें केवल संबंधित लोग ही पढ़ेंगे जिनकी संख्या कम होगी, मतलब टेक्निकल चीज़ों पर लिखी गई किताबें तो वही लोग पढ़ेंगे जिनको उस नॉलेज की ज़रूरत है, और उनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा, मतलब उन लोगों से ज़्यादा नहीं होगी जो जनरल नॉवेल्स पढ़ना पसंद करते हैं। सो बुक्स ऑन सब्जेक्ट्स लाइक सेमियोटिक्स वुड बी रेड ओनली बाय कंसर्न्ड पीपल, संबंधित लोग, हुज नंबर वुड बी वेरी स्मॉल, जिनकी संख्या की बहुत छोटी होगी। मुकुंद ने अगला सवाल किया कि उनकी फेमस किताब नेम ऑफ द रोज़ एक सीरियस किताब होने के साथ साथ जासूसी, धर्मशास्त्र, अध्यात्म और मध्यकालीन इतिहास का जैसे सीरियस सब्जेक्ट्स को भी शामिल करती है। फिर भी लोगों ने सॉरी मुकुंद आस्क्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन that his famous book Name of the Rose, a serious novel, was a detective story, मतलब एक जासूसी कहानी थी। एट सम लेवल, एक लेवल तक तो वो जासूसी थी। एंड देन इंक्लूडेड, और फिर उसने शामिल किया सीरियस सब्जेक्ट्स लाइक मेटाफिज़िक्स। मेटाफिज़िक्स होता है जो अस्तित्व के बारे में स्टडी करता है कि ये अस्तित्व कैसे बना, ये दुनिया कैसे बनी। सो इस तरह की चीज़ों के बारे में, इसको हिंदी में बोलते हैं दर्शन शास्त्र। सो लाइक मेटाफिज़िक्स, थियोलॉजी, थियोलॉजी होता है धर्म के बारे में अध्ययन, धर्म शास्त्र। एंड मेडिवियल हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास जैसे सीरियस सब्जेक्ट को भी शामिल करती है। फिर भी लोगों ने इसे पसंद किया, यानी ये किताब अपने आप में सीरियस थी, उसमें सीरियस टॉपिक्स लिए गए, फिर भी लोगों ने इसे पसंद किया। पत्रकार इसकी सफलता का कारण नहीं समझ पा रहे थे, बट स्टिल पीपल लाइक्ड इट। द जर्नलिस्ट्स वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड इट्स सक्सेस, यानी इस किताब की कामयाबी के पीछे कारण क्या था, जर्नलिस्ट समझ नहीं पा रहे थे। उम्बर्तो ने कहा कि पत्रकार सोचते हैं कि लोग कूड़ा करकट पढ़ना पसंद करते हैं, यानी जो सस्ती चीप किताबें, केवल मनोरंजन वाली किताबें, और डिफ़िकल्ट रीडिंग, यानी जिसमें कुछ ऐसा है जो हमारी नॉलेज को बढ़ाता है या जो हमें सोचने के लिए मजबूर करता है, और डिफ़िकल्ट रीडिंग्स को पढ़ना अवॉइड करते हैं। उम्बर्तो सैड दैट जर्नलिस्ट्स थॉट दैट पीपल लाइक्ड टू रीड ओनली ट्रैश, ट्रैश मतलब कूड़ा करकट, एंड अवॉइडेड डिफ़िकल्ट रीडिंग, यानी जो मुश्किल रीडिंग है उसको पढ़ना वो अवॉइड करते हैं, ऐसा जर्नलिस्ट का सोचना था। इस किताब के बहुत पॉपुलर होने के बाद भी इसे दुनिया के एक बहुत छोटे से हिस्से ने पढ़ा। इन स्पाइट ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस बुक, ये उम्बर्तो कह रहे हैं, ओनली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द रीडर्स रेड इट, यानी कुछ ही लोग होंगे ना जो इस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। ये वो लोग हैं जो इजी एक्सपीरियंसेस को पसंद नहीं करते। सो दे वर, जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ा, दे वर दोज पीपल हु डिड नॉट लाइक इजी एक्सपीरियंसेस, एटलीस्ट नॉट ऑल द टाइम, मतलब
ठीक है, इजी चीज़ें पढ़ना भी अच्छा लगता है, लेकिन हर समय केवल इजी चीज़ें पढ़ना जिनको पसंद नहीं था। कोई भी हर समय एक जैसी चीज़ें या आसान चीज़ें पसंद नहीं करता है। नोबडी लाइक्स सेम टाइप ऑफ थिंग्स और ईजी थिंग्स ऑल द टाइम। कभी कभी कुछ चेंज भी चाहिए, जैसे कि राइटर इसमें खुद भी कहता है कि वो भी संडेज़ को, सॉरी, 9 बजे के बाद, डिनर के बाद कुछ टीवी प्रोग्राम्स देखता है हफ्ते में 2 बार, जस्ट फॉर चेंज, लेकिन वो उन्हें सारा समय नहीं देख सकता। मुकंद ने पूछा कि क्या किताब की पॉपुलैरिटी का कारण मेडिवल हिस्ट्री का वर्णन है। Mukund asked if the reason of the popularity of this book was the inclusion, मतलब समावेश, medieval history। उम्बर्तो ने कहा कि किसी भी किताब की सफलता की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उनकी किताब से पहले भी कई किताबें मेडिवल हिस्ट्री पर लिखी जा चुकी थी। Umberto said that the success of a book could never be predicted because before his book, many books had already been written on a medieval history. So the success of a book was always a mystery, क्योंकि आप कभी भी नहीं कह सकते लोगों को कब कौन सी चीज़ पसंद आ जाए। उसके कई बार ऐसा होता है कि उसके जैसी कई चीज़ें पहले आ चुकी होती हैं, लेकिन उनको इतनी सक्सेस नहीं मिलती। तो ये एक पहेली ऐसे नहीं समझा जा सकता। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तैयारी अच्छी चल रही होगी, मन लगा कर पढ़िएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।